आज हम पार्ट 2 करेंगे मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का। दैट मीन्स रेगुलेटरी कमीशन, जो हमारी यूनिट 9 का टॉपिक है। ठीक है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग। इसके पहले कि हम पार्ट 2 करें, हमने पहले क्या किया था उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं कि यह किस चैप्टर में मेंशन्ड है। किस चैप्टर में मेंशन है? मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है 2007 वाला, है ना, उसके किस अध्याय में मेंशन है? तो अध्याय 4 की सेक्शन 36 में मेंशन है। रेगुलेटरी कमीशन के बारे में बताया गया है और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। पर्पस क्या होता है? पर्पस मेन होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज़ के बीच इंटरफेरेंस का काम करता है और इसका जो कंट्रोल होता है जनरल, वो विजिटर के हाथ में होता है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो 4+1 होते हैं। डैट मीन्स एक चेयरपर्सन होता है, 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। फुल टाइम मेंबर्स में 1 जो है वो एकेडमिक उससे आता है, फील्ड से आता है। सेकेंड 1 कम्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, है ना। और उसके बाद हमने देखा था कि रेगुलेटरी कमीशन जो है वो फुल टाइम और पार्ट टाइम एक सेक्रेटरी भी हायर करता है। चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? विजिटर करता है। पैनल जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। उस पैनल में जो शिक्षाविद होते हैं प्रख्यात, जिन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में काम करने का जिनके पास अच्छा अनुभव होता है, वो पैनल में होते हैं। उनकी रिकमेंडेशन पे विजिटर उन्हें अपॉइंट करता है। किसको? चेयरमैन को। मेंबर्स के लिए भी एक अलग से पैनल बनाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके जो उस पैनल में कौन पर्सन्स रहते हैं? रेप्यूट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये हम पढ़ चुके थे, जस्ट एक रिवाइज था, है ना। अब हम पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में जो है हम सेक्शन 37 से मतलब 36 के पार्ट 36 का ये 7 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि चेयरमैन एंड मेंबर शेल नॉट बी कनेक्ट इन एनी वे विल एनी ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट, है ना। उसके बाद इसका टर्म पढ़ेंगे हम कि चेयरमैन जो होते हैं उनका टर्म कितना होता है? 3 साल। और जो इस कमीशन के मेंबर्स होता है उनका टर्म कितना होता है? 2 साल। ठीक है। respectively from the date on the which he entered upon the office or until he attained at the age of 65 years whichever is earlier। इसका मीन्स जो है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ कि जो चेयरमैन है वो 3 साल के लिए टेन्योर होगा उसका, और 3 साल या 65 ईयर्स जो भी पहले हो। यदि वो 65 ईयर्स का हो जाते हैं और 3 साल कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तब भी वो उन्हें रिटायरमेंट लेना होगा। ठीक है। तो चेयरमैन का रिटायरमेंट होगा 3 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो, और मेंबर्स का होगा 2 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो। एलिजिबल टू बी सेकेंड टर्म, मतलब क्या वो सेकेंड टर्म के लिए भी एलिजिबल होंगे? तो हाँ जी, वो सेकेंड टर्म के लिए भी एलिजिबल होंगे। ही शेल बी एलिजिबल बी कंसिडर एज अ सेकेंड टर्म ऑफ अफोर्ड ईयर सजेस्ट टू अपर एज एट लिमिट। यदि उसकी 65 लिमिट नहीं हुआ है, एज नहीं हुआ है, तो वो सेकेंड टर्म के लिए भी क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। उसके बाद एक्सपायरी पीरियड्स। एक्सपायरी पीरियड्स का मतलब क्या है कि यदि उनका टेन्योर पूरा हो गया है, ठीक है, तो वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उसके लिए दूसरा कोई अपॉइंट नहीं हो जाता, सक्सेसर जो है वो अपॉइंट नहीं हो जाता। तब तक वो अपनी टेन्योर पूरा होने के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। चेयरमैन के लिए 3 साल है और मेंबर्स के लिए 2 साल का टेन्योर है, और यदि ये टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उत्तराधिकारी नया नहीं आ जाता। लेकिन 6 माह के बाद वो उस पद से उनको हट नहीं होगा। तो 6 माह जो है वो अधिकतम सीमा है टेन्योर ख़त्म होने के बाद की। वो 6 माह तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। अब है उसमें कि सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स। जो सर्विसेज हैं, मतलब कि वो क्या काम करेंगे, चेयरमैन और जो मेंबर है वो क्या काम करेंगे मेनली।
तो मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, दैट मीन्स कोई ऑर्डर यदि आदेश पारित किया गया है यूनिवर्सिटी से तो वो उसको ऑथेंटिकेशन करेंगे, प्रमाणित करेंगे। डिसीजन लेंगे, रेगुलेटरी कमीशन जो भी डिसीजन लेंगी वो वही है, विश्वविद्यालय से संबंधित होगा। इंस्ट्रूमेंट जो भी इशू किए जाएंगे वो रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा ही इशू किए जाएंगे। प्रोसीजर ऑफ मीटिंग मतलब कि रेगुलेटरी कमीशन जो है वो मीटिंग्स की प्रोसीजर क्या होगी, कब कब वो कंडक्ट की जाएंगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये रेगुलेटरी कमीशन डिसाइड करेगी। रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द स्टाफ ऑफ द रेगुलेशन कमीशन। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ चेयरमैन और जो दो वो पूर्णतः कालिक और अंशकालिक जो मेंबर्स है वही पांचों मिलके सारा काम कर लेंगे, नहीं, उनकी हेल्प के लिए भी जो स्टाफ रखे जाएंगे उसका रिक्रूटमेंट भी कौन करेगा, ये रेगुलेटरी कमीशन करेगा। टेम्परेरी हो, एसोसिएट पर्सन हो रेगुलेटरी कमीशन का, पर्टिकुलरली किसी विशेष कार्य के लिए उसको यदि वो हायर करते हैं तो ये सब काम रेगुलेटरी कमीशन का होगा। फंड ऑफ द रेगुलेटरी कमीशन, its budget, annual reports, accounts, audit and such other matters as may be required shall be provided in the rules made by the state government। मतलब कि इन सब के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करेगी रेगुलेटरी कमीशन। अब 36 के 10 में क्या दिया है, उसके कर्तव्यों के बारे में दिया है कि रेगुलेटरी कमीशन की कर्तव्य क्या होंगे, ड्यूटी क्या होगी। टू टेक ऑल सच स्टेप्स एज इट कंसिडर नेसेसरी फॉर डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस of students of teaching, examination and research in the private universities। that means कि उसकी teaching का standard maintain कर रहा है UGC के according, अच्छे जो हैं qualified teacher जो हैं वही रखे जा रहे हैं, या कम वेतन पर कम एक्सपीरियंस वाले टीचर बिना नेट के एग्ज़ाम लेकर रखे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये सब को कौन देखेगा, ये सब को देखेगा हमारा रेगुलेटरी काउंसिल। उसके बाद टू इंश्योर द प्राइवेट यूनिवर्सिटी कलेक्ट ओनली सच फीस, दैट मीन्स कि वो सिर्फ उतनी ही फीस लें जितना कि मेंटेनेंस, जितना कि कॉस्ट होता है एजुकेशन का, ठीक है। और टू इंश्योर दैट द टीचर्स ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैव एटलीस्ट द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स जो यूजीसी और अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ ने जो डिसाइड किया है स्टैंडर्ड, उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स जो है वो हायर किए जाएंगे। और स्टाफ का अपॉइंटमेंट तो हो गया है, तो वो परिनियम और अध्यादेशों के अनुरूप हो रहा है कि नहीं। और टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट इनरोल्ड द प्राइवेट यूनिवर्सिटी आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, दैट मीन्स कि यूनिवर्सिटी उसे किसी प्रकार से एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रही है। अनएथिकली यदि कोई बच्चे क्या कुछ ड्यू है या कुछ फीस रह गया है तो उससे अनएथिकली कलेक्ट तो नहीं की जा रही है गलत तरीके से। तो ये सब चीज़ों को देखना किसका काम होगा, रेगुलेटरी कमीशन का। तो आज हमारा रेगुलेटरी कमीशन कंप्लीट हो गया है। तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चों को नहीं समझ आया होगा, समझ अच्छे से आ गया है। इन दो पार्ट्स को अच्छे से देखिए। कल मैं इसकी टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी तो आप लोग उसको लगाएंगे और अपने पहले इन दो पार्ट्स को अच्छे से थॉरली देख लेना, उसके बाद आप क्या करना, टेस्ट सीरीज़ को करना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट यदि लेना है तो ले सकते हो, वैसे तो जब वीडियो देख रहे हो ना तो अपने शॉर्ट नोट्स खुद ही बनाया करो, है ना, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रखना है। तो आज हमने इसको कवर अप कर लिया है इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से। इतना ही करके जाना है, इससे ज़्यादा यदि पढ़ना हो तो आपकी इच्छा है, समय कम है। कल मैं इसकी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं प्लीज़ इसे शेयर करें, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो। और दिल से लाइक करें यदि वीडियो अच्छा लगता है, और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।